दोस्तों आप में से जीएस पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो जीएस में 50 नंबर की जीएस आती है तो 18 से 22 तक ही रह जाते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते, चाहे वो कितना भी पढ़ लें। हिस्ट्री पढ़ के जाते तो हैं पूरी पूरी, सारे नोट्स पढ़ लिए, किताब पढ़ ली, लेकिन आंसर वहां पर एक ही कर पाते हैं या वो नहीं कर पाते हैं, आते ही नहीं होता है। आप पॉलिटी पढ़ते तो पूरी हैं, लेकिन पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सवाल जो बनते हैं वो मेजॉरिटी 5 से 7 टॉपिक है, सिर्फ उसी से सवाल बन रहे हैं। और यही चीज है कि बार बार मेरे से ये पूछा जाता है, सर आखिरी में क्या पढ़ लें, आखिरी में क्या पढ़ लें। ये 7 दिन का प्लान जो अब मैं देने जा रहा हूं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो रिवीजन है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से रिवीजन होगा। इस वीडियो को सेव कर लेना अपने पास में, क्योंकि अगले 7 दिन तक तुमको सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसी को ना कायदे से करते जाओगे, जो चीजें इसमें बोली गई हैं, जो एक्शनेबल चीजें बताई गई हैं, सिर्फ उसको करते जाओगे तो पूरा तुम्हारा काम हो जाएगा। इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज बताया हुआ है, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ो, इकोनॉमिक्स के लिए, एंड में मैंने जीएस और स्टैटिक भी बताया, वो बोनस है, तो उसको भी जरूर से देखना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एंशिएंट हिस्ट्री से मैंने शुरुआत करी है। इसमें वही टॉपिक हैं जिनको तुम लास्ट मोमेंट पे तुम पढ़ सकते हो, और इसका आरओआई बहुत जबरदस्त है। अभी आप स्टेनो में देख ही रहे होंगे, स्टेनो में वही सवाल आ रहे हैं जो हम लोग डेली सुबह सुबह हम शंखनाद सीरीज में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वही सवाल आपको स्टेनो में भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो। अगर 2 करंट अफेयर आ रहे हैं तो दोनों भी उसी से ही आ रहे हैं, तो वो बहुत आरओआई अच्छा रहता है। आखिरी में आपने अगर इन टॉपिक्स को तगड़े से पढ़ा ना, तो आप बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे। देखिए, तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, तो क्या करना है, इंडस वैली पे आए ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक वो टेबल जो है जिसमें हड़प्पा में क्या मिला, मोहनजोदारो में क्या मिला, कालीबंगा में क्या मिला, सिर्फ फाइंडिंग्स और साइट्स को आपको देख लेना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है आपको। इसी तरीके से जब आप वैदिक में आएंगे तो वेदों में इस समय क्या सवाल आ रहे हैं नए पैटर्न के ऊपर, ये दर्शन के ऊपर आ रहे हैं, माने फिलॉसफी के ऊपर आ रहे हैं कि मीमांसा क्या होता है, या मान लीजिए आपका जो चरवाहक फिलॉसफी होती है वो क्या होती है, न्याय फिलॉसफी क्या होती है, ये फिलॉसफीज के ऊपर आ रहे हैं, दर्शन के ऊपर आ रहे हैं। आप बच्चे पढ़ते तो पूरा है, 2-2 घंटे वैदिक रिवाइज करते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट या तो आपके नोट्स में ही नहीं होता, या होता है तो आप उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सवाल वहीं से आ रहा है। तो बाकी सब छोड़ दो अभी रिवाइज करना, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आया, कितने वेद होते हैं, सब तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो उसको याद करने में, वो तो टाइम की बर्बादी है ना पूरी की पूरी। वो याद करो, वो रिवाइज करो जो तुम अभी भूल रहे हो, जो तुमने कभी तो पढ़ा है बट तुम्हारे दिमाग से वो स्लिप हो जाता है। तो आपको वैदिक में आपको वैदिक दर्शन माने फिलॉसफी देखनी है। फिर वैदिक नेम एंड मॉडर्न नेम, इसमें सिर्फ रिवर्स ही नहीं इंक्लूड है, इसमें आपका जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे गोमत किसको बोलते हैं, अगन्या किसको बोलते हैं, सिता किसको बोलते हैं, जो फार्मिंग में यूज होते थे ना, फार्मिंग जब करी जाती थी तो जो लाइंस होती है उनको सिता बोलते हैं, सिता किसको बोलते हैं, देन रिवर्स किसको बोलते हैं। चलिए, तो ऐसे करके आपके पास में क्या आएगा, इस तरीके से आप एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी है ना, ये आप कर ले जाएंगे बढ़िया से। अब देखना फिर क्या है, मौर्य के ऊपर आते हैं। सो मौर्य में हम क्या करेंगे, यहां पर देखो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मौर्य में अशोका को देखो, अशोका के जो एडिक्ट्स हैं इनको देखो, यानी कि 14 एडिक्ट्स जो दिए गए हैं इनको एक बार बढ़िया से देख लो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की टर्मिनोलॉजी, मतलब कि ये नव अध्यक्ष कौन होता है, या फिर आपका दोवारिक कौन होता है, जितने भी इस प्रकार के हैं, अश्वाध्यक्ष कौन होता है, हस्त अध्यक्ष कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सवाल आते हैं इसमें मौर्याज में। और ऑफिसर्स नेम जो है ये, तो इनको आप अच्छे से याद रहेगा अगर आप करंट से कंपेयर करोगे, क्योंकि इनके सवाल ऐसे ही बनते हैं कि भाई ये है, बताओ कि जो पुरोहित होता था वो चीफ एडवाइजर होता था या प्राइम मिनिस्टर की तरीके से होता था, क्या होता था, अमात्य जो होता था वो चीफ मिनिस्टर होता था या क्या होता था। तो आपको सिर्फ वो वाला सेक्शन अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप सीधे आप लोहा वहां जहां गर्म है ना वहीं स्ट्राइक कर रहे हैं, नहीं तो ठंडे लोहे पे स्ट्राइक करते रहिए, कोई फायदा ही नहीं होगा। अपने समय को बहुत आप प्रॉपर तरीके से करो। मैं अभी भी बोलूंगा, अभी चाहो वीडियो को स्टॉप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर जितने भी स्लाइड्स में लेकर के आ रहा हूं, और डेली सिर्फ उस स्क्रीनशॉट को बोलो। ये 7 दिन का आपका पूरा प्लान हो जाएगा। जैसे ही वो चीज हो जाए टिक मार लो, जैसे ही हो जाए टिक मार लो, ठीक। ये हर कोई इसी तरीके से करिएगा इसको। अब देखो, फिर गुप्ता में आएंगे तो टाइटल्स ऑफ गुप्ता रूलर्स, फिर इसके बाद में कोर्ट पोएट कौन थे और इनका एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या पढ़ना है, जैसे कोर्ट पोएट हैं तो कालिदास ने जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो, हरिशेन को कौन कौन सी पोजीशन मिली, मतलब सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिए, यही पढ़ना होता है, यहीं से सवाल बनते हैं। तो आप अगर देखें पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जो है हमने अभी कहां पर मुश्किल से जो आप 5-6-7 घंटों में रिवाइज करेंगे ना, शायद 2 दिन में करेंगे, आप 2-2.5 घंटे में कर ले जाएंगे और हाईएस्ट आरओआई आएगा आपका। फिर इसके बाद देखिएगा, वर्धन डायनेस्टी में सिर्फ लिटरेरी वर्क देखने कि हर्षवर्धन ने कितना कौन सा लिखा है और उनके जो पोएट थे बाणभट्ट उन्होंने कौन से लिखे, इनमें डिस्टिंक्शन। बच्चे क्या करते हैं,
एक साथ याद कर लें, रत्नावली किसने लिखी है और इसके बाद में जो हर्ष की अपनी खुद की बायोग्राफी है वो किसने लिखी है, वो 5-7 किताबें एक साथ याद कर ली। अब कंफ्यूज होगा कि यार इसमें से हर्षवर्धन ने कौन सी लिखी है, बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है। एग्जामिनर यही पूछेगा तुमसे कि बताओ इनमें से किसने कौन सी लिखी है, वहां तुम कंफ्यूज होगे। इसीलिए वर्धन डायनेस्टी में सिर्फ लिटरेरी पोएट और कोर्ट पोएट, ये जो बाणभट्ट है ना, इसकी कहानियां। साउथ इंडिया में सिर्फ नॉमेनक्लेचर के ऊपर ध्यान दो, जैसे वित्ती कौन होते हैं, वेल्ललास कौन होते हैं, वनेगर कौन होते हैं, उर कौन होता है, उर क्या होता है, नगरम क्या होता है। और अगर देखना चाहो तो सिर्फ डायनेस्टी और उनके फाउंडर को देख लो, दैट्स इट। उसमें भी स्पेसिफिकली देखो तो चोलास को देख लो। डायनेस्टी फाउंडर, राष्ट्रकूटा का फाउंडर कौन है, चोलास का फाउंडर कौन है। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास में ना ये चीजें, तो आपको जो भी चीज है, मैं इस वीडियो में एक और चीज बोल दूं, जैसे कोई चीज ऐसी होती है जो आपको लगता है यार ये वाले मेरे सवाल हमेशा गलत होते हैं, मॉक में भी मेरे यही सवाल गलत हो रहे हैं और इसका कंपाइलेशन मुझे नहीं मिल पाता है, तो आप नीचे कॉमेंट कर दो। और अगर एक बच्चे ने ऑलरेडी कॉमेंट किया हुआ है तो बाकी लोग उसको लाइक कर दो, तो उससे हमें ये पता चलता है किस चीज की ज्यादा जरूरत है, हम आपको वो बना के दे देंगे। आखिरी के समय बिल्कुल भटकना नहीं है आपको, बस वो करना है जो हम कहते जा रहे हैं वो करना है, और बिल्कुल भटक के नहीं करना है। सही तरीके से करोगे रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। फिर देखो एंशिएंट हिस्ट्री इतनी हो गई, फिर यहां आते हैं मेडिवल पे। मेडिवल में आपको दिल्ली सल्तनत में आपको ये पूरा देखना है। यहां पर दिल्ली सल्तनत आपको तुगलक तक की, मोहम्मद बिन तुगलक तक की। अब अगर आप खास देखोगे, वो भी मैंने पूरी नहीं बोली है, मैंने आपको फिरोज शाह तुगलक नहीं बोला यहां पर, गियासुद्दीन तुगलक नहीं बोला यहां पर, जो राज मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं दिला। इतने सारे राजा हैं, लेकिन हमने 1 2 3 4 और 5 लगभग यहां पर 12 से 15 राजा होते हैं। कुछ मत करो, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे सवाल आएंगे ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 70% इनसे आता है। तो तुमको अकलमंदी ये है कि तुम 70% पे फोकस करो, रादर 100% पे जाओगे कंफ्यूजन बढ़ेगा, 10% दिमाग में रहेगा। रादर सिर्फ ये मुश्किल से 20% सिलेबस करो, 70% पेपर ही इसी से आता है, ये करो। और एंड में मैं एक बोनस चीज बताऊंगा, उसको भी सुनना याद से, एंड तक देखना। एंड में एक बोनस चीज बताऊंगा। मुगल्स की बात करें तो सिर्फ बाबर के वॉर्स आपको देखने और कुछ नहीं देखना है। आर्किटेक्चर में सिर्फ शाहजहां का आर्किटेक्चर अभी रिवाइज करके जाओ, अकबर की किताबें देख के जाओ, रेवेन्यू सिस्टम देख के जाओ, मनसबदारी सिस्टम देख के जाओ, हो गया मुगल्स बस। फिर मराठा में सिर्फ और सिर्फ पेशवा देख के जाओ। शिवाजी महाराज से सवाल नहीं पूछ रहा है अभी काफी टाइम से, तो पेशवा का सीक्वेंस, पेशवा के युद्ध के बारे में देखो कि जो बालाजी बाजीराव था ना, बाजीराव जो मस्तानी वाला बाजीराव था, उसने कौन कौन से किस ईयर में कौन सा युद्ध जीता है, सिर्फ इतना देख के जाओ। तुम्हें परेशानी नहीं होना अरे मराठा कैसे याद करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें है ही नहीं ना भाई, बहुत सारी ज्यादा चीजें, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो सिर्फ यहां से पूछ रहा है, आपको यहां से करने हैं। फिर देखो ये मेरा वो निचोड़ है जो कि हमेशा आप सुनेंगे आखिरी में, जो अगर आखिरी में जो टॉपर्स होता है ना, वो यही काम करते हैं। जितने भी लोग बहुत बढ़िया स्कोर करते हैं ना हर साल, तो हर साल के ट्रेंड के ऊपर एनालाइज करके उसको आप करा जाता है। अभी जो फेज का ट्रेंड आया ना, उसको देखते हुए, और जो हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीजें जहां से सवाल बनते हैं, या हमारे जो एडुकेटिव वेंडर है इसने जो प्रीवियस सवाल जो लिए हुए हैं, प्रीवियस जो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम कराए हैं, तो वो किन किन टॉपिक से कराता है, उनको देखते हुए ये सारी चीजें कंपाइल करी गई हैं। वॉर्स एंड ट्रीटीज में मराठास और मुगल्स का देख लेना जरूर से, और पानीपत के तीनों युद्ध देख लेना। फिर देख लो मॉडर्न हिस्ट्री में इसी तरीके से हमने यहां पर पूरा बनाया हुआ है। आपको ब्रिटिश फैक्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट देखने, पार्टीशन ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल वाइस रॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1857 का रिवोल्ट कौन सा प्लेस एंड लीडर हो गया, सोशल रिफॉर्म, खत्म कहानी, और आईएनसी के सेशंस। सीक्वेंस में मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ना। रिवीजन के टाइम पर कभी भी सीक्वेंस में पढ़ा ही नहीं जाता है, कभी नहीं पढ़ते सीक्वेंस में, इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। आओ ज्योग्राफी की बात करेंगे। एग्रीकल्चर हो गया, रिवॉल्यूशंस हो गए, सॉइल और वेजिटेशन। आप गलती क्या करते हैं, हमेशा रिवर्स और माउंटेन से शुरू करते हैं। यार वो बैक सीट ले रहा है इस समय वो टॉपिक, माउंटेन्स तो बहुत बैक सीट ले चुका है, रिवर्स फिर भी पूछता है अच्छा, लेकिन वो बैक सीट ले चुका है। उससे भी ज्यादा जो पूछता है वो एग्रीकल्चर, रिवॉल्यूशन, सॉइल, वेजिटेशन। अभी आप हाल ही में पेपर देखे आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि हाँ यार इन टॉपिक का प्रपोर्शन काफी बढ़ रहा है, लेकिन हम हमेशा साल भर वही रिवाइज करते जाते हैं, रिवर्स वगैरह। फिर देखो फिजिकल डिवीजन में प्लेन और प्लेट्यू, डिफरेंट क्रॉप सीजन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर देखो मैंने आखिरी में रखा है रिवर सिस्टम, माउंटेन मैंने रिवाइज करने के लिए अभी रखा भी नहीं है, ठीक है। फिर देखना, फिर क्लाइमेट आ गया, कोपेन, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल विंड्स, चिनूक, लू, ये आपका फोहेम, ये सारी चीजें आ जाएंगी। FOEHN, फोहेम ये बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में चलती है एल्प्स माउंटेन के ऊपर। फिर ओशन करेंट्स हो गए। देन आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में क्या करना,
एक तरफ से पॉलिटी मत पढ़ना, फंडामेंटल, और ऐसे भी मत करना कि एक सीक्वेंस कर रहे हो तुम। फंडामेंटल राइट्स पढ़ना पहले, सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स पूरे तुमने निपटा दिए। स्पेशल फोकस रखना इनके ऊपर और इनके सब आर्टिकल के ऊपर, कि 15 का जो सब आर्टिकल है, 24 जो हो गया, फिर 15 16 का जो सब आर्टिकल है, इनके सब आर्टिकल पे स्पेशल फोकस रखना। डीपीएसपी पूरा एक साथ पढ़ना, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना। ये तीन चीजें कोशिश करना एक दिन में एक साथ पढ़ लेना। फिर प्रेसिडेंट के बारे में बात करना, यहां पर प्रेसिडेंट देखने के बाद क्या करना, फिर इसके बाद आना अमेंडमेंट्स के ऊपर, यहां पर फिर इसके बाद आना अमेंडमेंट्स के ऊपर ये, और आर्टिकल्स जब अमेंडमेंट सारे देखने हैं हमको। मैंने अलग से क्लास भी ली हुई है अमेंडमेंट्स की, अगर आ रहा है, आपको नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे चाहिए। हम उसका छोटा सा वीडियो जो भी हमने लिया हुआ है, हमने बहुत वीडियो लिए, ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक के वीडियो मेरे में कवर्ड है ऑलरेडी, हमने यूट्यूब पे ही कवर करा रखा है, हम नीचे लिंक पिन कर देंगे उसका। तो मुझे बता देना कि ऐसी ऐसी चीज आपको आवश्यकता है, और अगर मान लो एक बच्चे ने कॉमेंट करा है तो बाकी लोग उसी को लाइक कर देना, उससे आइडिया लग जाता है। फिर देखो, अगर जाना अब आर्टिकल पे जाना, तो अब आर्टिकल्स पे क्या करना ना, नॉन रेगुलर आर्टिकल पे फोकस करना, माने आपको फोकस करना है जुडिशरी के आर्टिकल्स के ऊपर, आपको फोकस करना है उन आर्टिकल्स के ऊपर जो 80 के बाद है, आफ्टर आर्टिकल 80, इसके बाद वाले जो आर्टिकल्स है ना, इसके बियॉन्ड, इसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, हम लोग उसी में फंस के रह जाते हैं पहले वाले पे। तो ये तो आप पहले वाले तो ऐसे यहां पर कर चुके हैं। ये भी आर्टिकल के लिए बहुत ऐसा नहीं है कि आप परेशान होए, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए बहुत जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो आर्टिकल आपको याद है वही याद रहेंगे। रिवीजन से कभी किसी बच्चे को एग्जाम टाइम में अगर कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा है ना, तो उसको याद नहीं रह पाता है, वो स्लिप हो जाता है दिमाग से। तो मैंने ये ऑप्शनल में रखा हुआ है, क्योंकि आखिरी में कोई नया आर्टिकल पढ़ोगे ना, तो आपके एग्जाम में गलत करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज ब्रेन ओवरफ्लो होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, बट ब्रेन को तो एनर्जी लगानी पड़ती है उस छोटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो ब्रेन उतनी एनर्जी लगा नहीं पाता है आखिरी टाइम पे। तो छोटी छोटी चीजें बहुत सारी मत बटोरना, क्योंकि ब्रेन की एनर्जी उतनी जाती है, लेकिन उसका आरओआई बहुत कम होता है, ये ध्यान रखना। फिर आइएगा इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा कोई बच्चा मत छोड़ना है इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। 90% स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़ते नहीं है, बतेरे सवाल भरे रहते हैं यहां से। अभी आपने देखा पेपर में भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सबके ऊपर सवाल है। पिछली बार सीजन में भी सबके इनके ऊपर भर भर के सवाल थे। फिर ये वाला, देन फिस्कल डेफिसिट, मॉनेटरी एंड कर्व्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाफर कर्व, फिलिप्स कर्व, और आपका जितने भी प्रकार के सारे आपके कर्व्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 5 ईयर प्लान। सिर्फ इकोनॉमिक्स में ये रिवाइज करके जाइए और कुछ नहीं करने का आपको रिविजन के लिए। स्टैटिक में सिर्फ ये 3 फोक डांसेस देख के जाओ, सेंसस देख लेना। बुक्स एंड ऑथर्स का मैं ऑलरेडी जो पीडीएफ मैंने दिया हुआ है, लगभग उसमें 150 बुक्स हैं, और आपको याद भी कराई थी, हमने सेशन भी लिया था उसका, उनको देख लो। अभी तक जो किताबें आ रही हैं वो उसी से आ रही हैं, उसी मैगजीन से आ रही हैं, बहुत हिसाब से बनाया था उसको, टेलीग्राम पे अवेलेबल है ये। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स में आ गए, गवर्नमेंट स्कीम देखनी है जो 2024 में आई है। इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने बुलेट मैगजीन आप लोगों को दी हुई है, सिर्फ उस बुलेट मैगजीन को रिवाइज करके चले जाना आखिरी में, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अभी उस पे है ये बुलेट मैगजीन। देखो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा 2 साल 2.5 साल करंट अफेयर्स करो, नहीं, बाकी आएगा तो 2024 से भी, 23 से भी, तो वो जो भी है वो हमने ऑलरेडी कंपाइल कर दिया है। उसमें भी सबसे पहले फोकस करना स्कीम्स वाले सेक्शन पे फोकस करना, उसमें लगभग 10 सेक्शन है। स्कीम सेक्शन पे सबसे पहले फोकस करना, फिर स्पोर्ट्स सेक्शन के ऊपर फोकस करना, और फिर बुक्स एंड अवार्ड्स वाले सेक्शन पे फोकस करना। तो फोकस आपके ये 3 होने चाहिए रिविजन के लिए। अगर आपका पेपर डेयर की डेट्स में होता है तो आप बाकी पूरी बुलेट पढ़ लो, लेकिन स्पेसिफिकली बुलेट में पहले इनको देखना। तो दोस्तों अगर आप ये कर रहे हो ना, तो समझ लो आप एग्जाम में फोड़ के आओगे, बहुत बढ़िया फोड़ के आओगे। कोई भी कंपाइलेशन मुझसे चाहिए हो फिर से, तो नीचे कमेंट कर देना। और एक और बात बताता हूं, तुम पढ़ोगे, अभी भी तुमसे गलती होती है कि सर मेरा हो तो जाता है, मुझे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन वहां जिस भाषा में सवाल पूछे जाते हैं वो मैं नहीं कर पाता हूं। तो अब सुनो, इसके लिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, मैंने कहा था एंड में एक बोनस दूंगा। सुनो, ये बोनस अब आता है। हम जो यहां पर हम आपको ये जो सेशन करा रहे हैं ना शंखनाद, ये सुबह 9 बजे मैं कराता हूं। इसमें मैं इन्हीं टॉपिक का आपको जो मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप नए वेंडर जैसे जो सवाल आते हैं उनको करा रहा हूं। अगर नहीं कहे देखा है तो आज का सुबह का सेशन जाकर के देख लो, अपने आप आइडिया लग जाएगा। और क्या करना, देखो मैं इसको कैसे कराता हूं ये भी समझना। जैसे एक दिन मैंने क्या किया, आज मैं अभी 2 क्लासेस हो चुकी हैं उसकी, एक में मैंने ये वाला टॉपिक करा दिया, एक में ये करा दिया। अब कल की जो क्लास कराऊंगा उसमें ये वाला टॉपिक होगा।
ये वाला टॉपिक होगा और ये वाला टॉपिक होगा। इसी तरीके से क्या होगा, मेडिवल हिस्ट्री के सवालों में ये वाला टॉपिक होगा और ये वाला टॉपिक होगा। इसी तरीके से क्या होगा, ब्रिटिश फैक्ट्रीज में क्या होगा, ये वाला टॉपिक होगा और ये वाला टॉपिक होगा। तो इससे क्या है, अगर आप इसको रिवाइज करते जाओगे ना, तो मैं डेली सुबह सुबह ना वो करा रहा हूं कि मैं जो आपको इन सवालों से सवाल, इन टॉपिक से सवाल कैसे बनेंगे, गवर्नर जनरल का मल्टीपल लाइन का क्वेश्चन किस प्रकार से क्रिएट होगा, इकोनॉमिक्स की जो टफ लैंग्वेज होती है उसको आसान कैसे करते हैं, इतनी आसान कि वो एक केक वॉक बन जाए, वो कैसे डिकोड करते हैं, वो हम शंखनाद में करा रहे हैं। इसको कपल कर दो शंखनाद से जो सुबह 9 बजे कराता हूं, बस समझ लो प्रॉब्लम खत्म, फिर सवाल में प्रॉब्लम नहीं आने का। जीएस को हंस के करोगे, खुश होके करोगे, ठीक है। और यार इस वीडियो का ना आपके जो भी दोस्त है ना, जो जिनको अभी भी डर लग रहा है डीएस में, अरे क्या होगा क्या होगा, बहुत दिक्कत है, दे दो, भेज दो उनको, खत्म। इस समय बिल्कुल भी ये टाइम नहीं है कि यार तुम कोई भी बड़े बड़े लेक्चर्स करो, तुम वन शॉट्स करो, तुम 3-3 घंटे के 2-2.5 घंटे के, टाइम नहीं है वो। तुम्हारे पास टाइम है, इसको रिवाइज कर लोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे 15 से 15 से ऊपर तक तुम सही करके आओगे वहां पर, तो मतलब सही है यार। अगर इतने से ऊपर सही करके आ रहे हो ना, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो, तो दिस इज वेल एंड गुड, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और कैसा लगा ये जरूर बताना। अगर थोड़ी सी भी आपको लगा हो कि हाँ यार इससे तो मेरी प्रॉब्लम बहुत साल हो गई, मुझे बहुत अब लग रहा है ठीक है यार, इतनी टेंशन थी सब सॉल्व हो गया है, एकदम टॉपिक वाइज लिस्ट मिल गई है, अब एकदम ऐसा लग रहा है हाँ 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 इतना बढ़िया लग रहा है, रिलैक्स हो गया एकदम, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।